पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के काल में दिल्ली सल्तनत में 2 सुल्तान हो गए। मरहूम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का एक पोता महमूद नासिरुद्दीन दिल्ली से तथा फिरोज शाह का एक अन्य पोता नसरत शाह फिरोजाबाद से दिल्ली सल्तनत पर शासन करने लगा। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ईस्वी 1388 से लेकर ईस्वी 1405 तक गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, महमूद नासिरुद्दीन तथा नुसरत शाह नामक 5 सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठ चुके थे। सुल्तानों की इस आवाजाही में तुगलक वंश के शहजादों ने एक दूसरे का जमकर खून बहाया, जिसके कारण अब तुगलक वंश के नष्ट होने का समय आ गया था। जिन दिनों दिल्ली सल्तनत पर 2 सुल्तानों का शासन था, उन्हीं दिनों मध्य एशिया से तैमूर लंग जैसे प्रबल आक्रांता ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत के दोनों सुल्तानों में से किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह तैमूर लंग का सामना करे, किंतु जब तैमूर पंजाब से सीधा दिल्ली आ धमका तो नासिरुद्दीन महमूद को तैमूर से युद्ध करना पड़ा, किंतु नासिरुद्दीन महमूद हार कर गुजरात भाग गया। न सुल्तान, न सेना, न वजीर, कोई भी दिल्ली को बचाने वाला नहीं रहा। तैमूर लंग के दिल्ली आक्रमण की चर्चा हम अगली कड़ियों में विस्तार से करेंगे, किंतु जब तैमूर लंग दिल्ली को तहस नहस करके पुनः लौट गया, तब नसरत शाह फिरोजाबाद से दिल्ली आ गया और अपना दरबार दिल्ली में लगाने लगा। कुछ ही समय बाद दिल्ली के पुराने सुल्तान महमूद नासिरुद्दीन के मंत्री मल्लू खां ने नसरत शाह को दिल्ली से मार भगाया। इस पर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद फिर से दिल्ली लौट आया और अय्याशियों में डूब गया, किंतु वजीर मल्लू खां ने उसे दिल्ली में नहीं टिकने दिया। इस पर नासिरुद्दीन महमूद कन्नौज चला गया और वहीं पर अपना दरबार लगाने लगा। ईस्वी 1405 में दिल्ली का वजीर मल्लू खां मुल्तान के सूबेदार खिजर खां से युद्ध करता हुआ मारा गया। इस पर दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद फिर से दिल्ली आ गया। इस बार भी उसने शासन पर ध्यान देने की बजाय अय्याशियों में डूबे हुए रहना अधिक उचित समझा। इस कारण ईस्वी 1412 में दौलत खां नामक एक अमीर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसी वर्ष अर्थात ईस्वी 1412 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। उसके साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि तुगलक साम्राज्य की विशालता उसके विनाश का कारण बनी। संचार तथा यातायात के साधनों के अभाव में इतने विशाल साम्राज्य को अपने अधीन रख पाना संभव नहीं था। वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण विजय से दिल्ली सल्तनत को लाभ के स्थान पर हानि ही हुई थी। इससे सुल्तान के सैनिक उत्तरदायित्वों तथा व्यय में इतनी वृद्धि हो गई कि इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल पाना संभव नहीं रहा। सुल्तानों का प्राय दक्षिण अभियान पर जाना उत्तर के लिए घातक सिद्ध हो जाता था। जब सुल्तान दिल्ली में रहता था तब दक्षिण में अशांति फैल जाती थी, और जब सुल्तान दक्षिण में रहता था तब दिल्ली में अशांति फैल जाती थी। तुगलकों की सल्तनत पूर्ववर्ती तुर्की शासक वंशों की भांति सैनिक शक्ति के आधार पर खड़ी की गई थी। ऐसा शासन तब तक ही स्थायी रहता है जब तक शासक की भुजाओं में बल होता है। अंत में विद्रोही तत्व सेना के बल पर ही ऐसे शासन को उखाड़ फेंकते हैं। फिरोज शाह तुगलक के अयोग्य वंशज सैनिक शक्ति के बल पर इतनी बड़ी सल्तनत को अपने अधिकार में नहीं रख सकते थे। उसका नष्ट हो जाना अवश्यंभावी था। सुल्तानों की हत्याओं ने तुगलक वंश के विनाश में बड़ी भूमिका निभाई थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों एवं शहजादों की हत्याओं का यह खूनी खेल ईस्वी 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से ही आरंभ हो गया था।
इसका मुख्य कारण यह था कि तुर्कों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। इसलिए प्राय प्रत्येक सुल्तान को अपने शासन के आरंभ से लेकर अंत तक षड्यंत्रों, कुचक्रों, विद्रोहों तथा प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ता था। इन षड्यंत्रों, कुचक्रों और विद्रोहों की समाप्ति प्राय सुल्तान की हत्या से होती थी। इस दूषित परंपरा के कारण सुल्तान के दरबार में राजनीतिक दलबंदियों का बोलबाला रहता था और प्रत्येक राजनीतिक दल दुर्बल शहजादों को तख्त पर बैठाकर उन्हें कठपुतली की भांति नचाता था। जब कभी इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने में सफल रहते थे, तब सुल्तानों एवं शहजादों की हत्याओं का सिलसिला कुछ समय के लिए रुक जाता था। किंतु फिर भी कोई भी राजवंश दिल्ली के तख्त पर लंबे समय तक अधिकार जमाए रखने में सफल नहीं हुआ था। ऐसी दशा में तुगलक वंश का भी नष्ट हो जाना स्वाभाविक था। तुगलक वंश के विनाश में प्रांतीय शासकों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। विभिन्न सूबों के पदाधिकारी तथा सेनापति स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी थे। अवसर पाते ही विद्रोह करके वे अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना का सपना देखते थे। इस प्रकार जनता में भी सुल्तान तथा शासक वंश के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। इसलिए जनता भी प्राय विद्रोह का झंडा उठाए रखती थी। सुल्तान द्वारा आरोपित करों की अधिकता ने भी जनता को विद्रोही बनाए रखा। किसी भी सुल्तान द्वारा सल्तनत को सुदृढ़ तथा सुसंगठित इकाई बनाने का प्रयास नहीं किया गया था। शासन में एकरूपता, दृढ़ता तथा संगठन का सर्वथा अभाव था। प्रांतीय शासकों को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। वास्तव में तुगलक सल्तनत अर्ध स्वतंत्र राज्यों का एक असंबद्ध सा संघ बनकर रह गया था। केंद्र सरकार का सल्तनत के विभिन्न भागों पर दृढ़ता से नियंत्रण नहीं था। इससे विघटनकारी प्रवृत्तियां सदैव क्रियाशील रहती थीं। दिल्ली सल्तनत में शासन का संचालन तुर्क तथा विदेशी अमीरों द्वारा होता था। इन लोगों को भारतीयों की आशा, अभिलाषा तथा आकांक्षाओं के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। तुर्की अमीरों ने स्वयं को विजेता समझा। वे भारतीय मुसलमानों को दोयम दर्जे का समझते थे और हिंदू जनता के साथ पराजितों जैसा व्यवहार करते थे। इस कारण शासन में चलने वाले षड्यंत्रों एवं परिवर्तनों से बहुसंख्यक जनता विमुख रहती थी। सुल्तान को संकट काल में जनता से कोई सहयोग नहीं मिलता था। इस कारण फिरोज तुगलक के बाद तुगलक वंश आसानी से नष्ट हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिंदुओं को शासन से दूर रखने के कारण तुर्की सुल्तान हिंदुओं की उस प्रतिभा के उपयोग से वंचित रह गए जिसका सदुपयोग करके 16वीं शताब्दी ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भारत में एक प्रबल मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगली कड़ी में देखिए, प्रत्येक तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के कफन में एक कील ठोक दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।